5 सवाल जिनके इर्द गिर्द मेरी चर्चा घूमेगी, आइए उन 5 सवालों पर एक बार हम रोशनी डालते हैं। मेरा पहला सवाल है, उमर और महबूबा के बयानों के इस वक्त इलेक्शन मोड में हम क्या मायने निकालें? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है? इस पर हम बात करेंगे। तीसरा, उमर अब्दुल्ला के अलहदगी को फरोग देने वाले बयानों पर कांग्रेस खामोश क्यों है? चौथा सवाल, महबूबा क्यों कर रही है कांग्रेस के मंशूर की ताईद? क्यों कहीं ना कहीं उसकी हिमायत करती हुई वो नजर आती है, समर्थन करती हुई नजर आती हैं? और पांचवा सवाल, क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र पिछले इंतखाबी मंशूरों की ही नकल है? इस पर हम बात करेंगे, तो इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। आइए मैं अपने मेहमानों से भी आपका तारुफ कराऊं, लेकिन अमित शाह ने एक चुनावी रैली में कहा कि हम बहुत जल्दी ही कुछ सालों में 35A और 370 को लेकर भी बड़ा फैसला कर लेंगे। इसके बाद महबूबा मुफ्ती बौखला गई। उन्होंने आज एक बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा। तो किससे धमका रही हैं, क्यों धमका रही हैं, और खास तौर से ये जो धमकी का लहजा है इसके क्या मायने निकाले जाएं? चुनाव है और चुनाव में पीडीपी और एनसी, क्या दोनों में कौन ज्यादा कट्टर है, कौन ज्यादा अलहदगी पसंद है, यह साबित करने की होड़ मची हुई है। यह भी एक बड़ा सवाल है, इस पर भी हम आज बात करेंगे। और कांग्रेस इस पर खामोश क्यों है? बीजेपी ने जारहाना रवैया अपना लिया, लेकिन यह वही बीजेपी है जिसने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी। 5 साल 370 को भूल जाओ, लेकिन जब इलेक्शन आए तो उस पर इस तरह के बयान दो और फिर कभी मौका लगे तो उनके साथ ही सरकार बना लो। ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। आइए अपने मेहमानों का भी मैं आपसे तारुफ करवा दूं। मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद अनुज अत्रे साहब जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और वो थोड़ी देर बाद हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और बहुत ही जारहाना अंदाज में, आक्रामक अंदाज में अपनी पार्टी का मौकिफ रखते हैं। अभिजीत द्विवेदी को भी हमने अपने साथ जोड़ा है सियासी तज्जियाकार के तौर पर। तो साथ में हमने अजय कुमार जी को भी जोड़ा है जो कि एलजीपी के तर्जुमान है। वो एलजीपी जो कि एनडीए का हिस्सा है, रामविलास पासवान जी की पार्टी, और एनडीए का हिस्सा है, उनसे हम बात करेंगे। साथ में हमने अनिल मिश्रा जी को भी अपने साथ रखा है, सीनियर सहाफी के तौर पर अक्सर हमारे प्रोग्राम का वो हिस्सा बनते हैं और अपनी गिराकत राय हमारे साथ शेयर करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अनुज अत्रे जी भी मेरे साथ आ गए हैं। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले वैसे तो अनुज जी के पास जाता, लेकिन बस वो हमारे साथ आने वाले हैं। मैं यासिर जी के पास इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सीधे तौर पर जो है राजनीतिक बातें करेंगे। मैं सबसे पहले थोड़ा सुलझे हुए अंदाज में अनिल मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा, सीनियर सहाफी हैं। अनिल जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र को, इंतखाबी मंशूर को हम किस तरह से देखें? बीजेपी ने जो सीधे तौर पर वजीर आजम ने अब इस पर अटैक करना शुरू किया है, कुछ मामलों में कांग्रेस खामोश भी है। क्या रणनीति है, क्या हिकमत अमली आपको समझ में आती है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, विडंबना है देश का। आप भारतीय राजनीति के बदलते परिवेश में जो हमारे एक देश की राजनीति की रूपरेखा अब सामने उभर कर आ रही है, उसका गिरता स्तर कहें या वोट पाने की जो एक ललक है, एक जिसको आप कहें कि पाने की जो एक अभिलाषा है, वो किस कदर कि वोट मिले उसके लिए कुछ भी करना पड़े, वो राजनीतिक पार्टियां किस कदर अपने सिद्धांतों को भी भूलती हैं, अपनी जो पिछली लाइन हो, जिस लाइन पर वो चलकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी किस तरह छोड़ती हैं और उसके आगे एक दूसरी लाइन खींचते हैं। तो ये एक बड़ा सीधा साधा जीता जागता उदाहरण हमारे देश में देखने को मिल रहा है। उसमें हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ कांग्रेस है, सभी राजनीति, मेरा आरोप सभी राजनीतिक पार्टियों पर है। आपने बोला कांग्रेस, बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, जब देश की बात आती है, बिल्कुल सच है, देश नंबर 1 पर होता है। देश की सुरक्षा और संरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। तो अगर कहीं देश के ऊपर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप होता है या उसका देश की सुरक्षा पर कहीं खतरे की 1% भी आशंका दिखती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कहीं से टॉलरेट किया जाना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ दृढ़ता से कदम उठाना चाहिए। तो आज जो कांग्रेस ने अपना, कांग्रेस इतनी मासूम तो हो नहीं सकती है, बड़ी रणनीति तो बनी होगी, हिकमत अमली तो होगी। किसको प्रभावित करना है, कैसे प्रभावित करना है, ये तो सोचा समझा गया होगा। क्या बैठे बैठा बीजेपी को क्या मौका देना है? क्या वजीर आजम ने लपक लिया, बीजेपी होगी अग्रेसिव इस पर, ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल। अभी आपने चूंकि पहले मुझे बोलने का मौका दिया, अभी थोड़ी देर बाद मैं इसका बड़ा कहेंगे, अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं बिल्कुल साफ साफ तस्वीर सामने रख दूंगा। आपका प्रश्न जायज है। मैंने पहले ही बोल दिया ना कि वोट पाने की राजनीति, वोट पाने की राजनीति के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा जाए तो केवल कांग्रेस शब्द का अगर आप नाम ले तो
वो कहीं शायद न्याय नहीं होगा। आप जिस तरफ इशारा आपके प्रश्न का है, जिस पर आज चर्चा पर चर्चा इतनी जोरों पर देश में हो रही है और जिसको बीजेपी ने उछलकर कैच किया है, बिल्कुल उसका अधिकार बनता है, क्योंकि देश की सुरक्षा और संरक्षण से बड़ा से संबंधित मुद्दा है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, इसी मुद्दे पर अगर बीजेपी पर वार किया जाए, इसी मुद्दे पर अगर बीजेपी पर वार किया जाए या बीजेपी से प्रश्न पूछा जाए, तो मैं नहीं समझता बीजेपी भी जवाब दे पाएगी। तो चूंकि यहां कांग्रेस बीजेपी का नाम सिर्फ इसलिए आ रहा है कि आज के देश में अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी देखा जाए, उनके तो पास सिर्फ यही दो है। ऑपरेशन ऑल आउट की खुली छूट दी, कई चरणों में उसको पूरा कराया। तो मैं आपको जब हम साथ में थे पीडीपी के, तब भी हमने पूरा कराया। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप ये जानना ही चाहते हैं अभी, तो मैं भी आपको क्लियर कर देता हूं। चलिए मैं आऊंगा आपके जी, पास, आऊंगा सर आपके पास। मेरे साथ जी, मेरे साथ अनुज अत्रे भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, मैं उन्हीं का वेट कर रहा था। अनुज अत्रे, सेना की मौजूदगी कश्मीर में आज कांग्रेस को इतनी ज्यादा खलने लगी, इतनी अखरने लगी है? देखिए इमरान जी, कांग्रेस को क्यों खखरने लग गई है? ये तो गलत बात, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है, आज विकास पर बात नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी के अगर 55 पेज के मैनिफेस्टो में अगर हमारा सबसे पहला मुद्दा न्याय मुद्दा था, गरीबी हटाओ का मुद्दा था, गरीबों के विषय में एक उनको 72,000 करोड़ रुपए का जो उनका एक आर्थिक सहायता देने का मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी उस पर उसका विरोध कर रही है। आज अगर हम गरीब किसान की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उस पर जवाब नहीं देती है। आज अगर हम रोजगार देने की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उस पर जवाब नहीं देती है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री पद की मांग की है, अलग सदर यानी राष्ट्रपति की मांग की है। कांग्रेस खामोश क्यों है, उसका जवाब दीजिए पहले। देखिए कांग्रेस किस लिए खामोश रहेगी? कांग्रेस आप उनके साथ है ना, आप उनके साथ है ना जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए मेरी बात, हम इस विषय में उनके साथ बिल्कुल नहीं है। आप मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं सर। स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस का इत्तेहाद है या नहीं? देखिए मैं बताता हूं फर्क कहां है। केजरीवाल जी के साथ है कि नहीं, ये मुद्दों पर आपका इतना डिफरेंस है अनुज जी, और उसके बाद आप उनके साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कैसी खामोशी है? इमरान भाई, अगर आपने प्रश्न पूछा तो जवाब भी देने दीजिए ना। हम कहां साथ हैं उनके, कहां साथ नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। हम उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत, और उसमें ये कहीं नहीं है, उसमें स्पष्ट है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि 2015 में महबूबा के साथ हाथ मिलाते हैं और उसमें अपना जो कॉमन मिनिमम एजेंडा अमित शाह जी के सिग्नेचर से, दस्तखत से जो एक तय होता है, उसमें स्पष्ट था कि एएफपी जो है, अफस्पा जो है, उसको हटाया जाएगा। उसमें स्पष्ट था कि अलगाववादियों से बातचीत की जाएगी। उसमें स्पष्ट था कि ये कहीं भी जो है जो सेना का दुरुपयोग नहीं होगा। और देखिए, ये खुद उनके एजेंडा में था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी प्रश्न उठाती है। इन्होंने तो कहा था हम खत्म करेंगे, हम कह रहे हैं खत्म नहीं करेंगे, हम रिव्यू करेंगे। हम किस चीज को रिव्यू करेंगे? आपने ये बात लिख दी, आपने ये बात हम लिख उस दी, चीज को रिव्यू करेंगे। आपकी पार्टी ने ये बात लिख दी। वजीर आजम आज लगातार अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि देशद्रोहियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, मिलनी चाहिए कि नहीं, और आवाम के बीच से जो जवाब आ रहा है वो आप जान रहे हैं। कांग्रेस ने बैठे बैठा एक मुद्दा देखिए, निश्चित तौर पर देशद्रोहियों को सजा मिलनी चाहिए। हम पूछना चाहते हैं क्यों सजा नहीं दी? जब 2015 से लेकर के 2018 तक वहां पर सरकार चलाते पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में इनकी सरकार 5 साल रही, 4 साल इन्होंने कश्मीर में, जम्मू में सरकार चलाई। बताए कितने देशद्रोहियों को सजा दी? आखिर क्या कारण था कि हंसराज अहीर देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर के, जब अभी 2018 में आखिरी सत्र में खड़े होकर के जवाब देते हैं। देखिए पार्लियामेंट वो जगह है कि जहां पर नेता झूठ नहीं बोल सकते भारतीय जनता पार्टी के। ये रैलियों में झूठ बोल लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल लेंगे, जनता की मीटिंगों में झूठ बोल लेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में और विधानसभा में झूठ नहीं बोल सकते। हंसराज अहीर को मजबूरीवश सच बोलना पड़ा, उनको मानना पड़ा कि कश्मीर में 177% जो है आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में पीडीपी। चलिए आपके सवाल के साथ में सईद यासीन जिलानी के पास सरकार बनने के बाद संगीन इल्जाम है, आप लोगों ने भी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और चलाई भी। उस वक्त आपको 370 याद नहीं आई सईद यासीन जिलानी साहब, और आज कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर पर तनकीद, और कैसे देखें इसको? देखिए, अभी जो चुनाव के हम समर में हैं और चुनाव में सब लोग हैं, ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है, मैं आपको बताऊं, झूठ की प्रकाष्ठा वर्सेस सच की हद के बीच में चुनाव लड़ा जा रहा है। कौन सच्चा और कौन झूठा है? झूठ की प्रकाष्ठा ऑफकोर्स, जिसने 55 साल से एक ही परिवार को हुकूमत दी, इस भारत के जनमानस ने देखा है, 1.25 अरब जनमानस ने, और किस तरीके से छल किया भारत के जनमानस के साथ उस परिवार ने, ये भी भारत के लोगों ने देखा है। उन्होंने पूछा कितने देशद्रोहियों को सजा मिली? आप पूरी की पूरी लिस्ट है, मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन मैं आप बताइए कि 124A जो कैपिटल सेडिशन एक्ट है, धारा जो देशद्रोह की धारा है, उसको आप हटाने की मांग कर रहे हैं। आप कश्मीर में आपने मैनिफेस्टो में कहते हैं, वो कहते हैं आप उसका दुरुपयोग करेंगे, संख्या आप उसका दुरुपयोग करेंगे। सुन लीजिए, आपने उनको पूरा वक्त दिया कि सीआरपीएफ की संख्या कम करेंगे, अफसा कानून को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा
अब पूरे भारत ने देखा है। इस तरीके की उनके जो इन्होंने 55 पेज के अपने मैनिफेस्टो में जो 35 नंबर के पेज में कॉलम नंबर 6 पे ये सारी बातें, उसको ये झुठला नहीं सकते। तो क्या आप कहीं ना कहीं देशद्रोह के कानून को हल्का करके, खत्म करके, और सबसे बड़ी बात आपको इमरान साहब मैं ये बताऊं कि ये कहते हैं कि 370 कभी खत्म नहीं किया जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? आप भारत के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप भारत को मैसेज दे रहे थे अपने मैनिफेस्टो में भारत के लोगों को, या पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे रहे थे? के साथ सरकार बनाई तो क्यों सरकार बनाई? क्या मैसेज देना चाह रहे? सरकार हमने ये इसलिए बनाई कि कश्मीर हमारा सिरमौर है, कश्मीर हमारा मुकुट है, और कश्मीर की आवाम, कश्मीरियत की जो बात पूरे दुनिया में की जाती है, उसको बरकरार रखने के लिए, उस कश्मीरियत को बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने लाइक माइंडेड नहीं होने के बावजूद भी संस्कार, हमारे जो भारतीय संस्कार हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वहां पे इसलिए सरकार बनाई कि वहां के हालात सुधरे, वहां पे इंसान जो रहते हैं कश्मीर में, जो इंसान सबसे ज्यादा दहशतगर्दाना हमले उसी दौरान हुए, सुधार आए। तो कहां सुधार आया? सुन लीजिए, जब आपके छिपे हुए गद्दार आपके सामने बैठे हुए हैं, जो पहचान में नहीं आते, जिन्होंने ऐसे लबादे ओढ़ रखे हैं जो कहीं ना कहीं उस लबादे के आड़ में अपने आप को देश से गद्दारी करते हैं, जिनको पहचानने में वक्त लगता है, और जब वो पहचाने गए तो सबके खिलाफ इस वक्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। भारत देख रहा है, कोई ऐसा अलगाववादी नेता नहीं है जिसको इस सरकार ने अब तक अंदर नहीं पहुंचा दिया है। और आप आने वाले वक्त में देखेंगे, जो भी भारत से गद्दारी करने की कोशिश करेगा, या तो वो जेल के अंदर होगा, या उस दुनिया से उठा दिया जाएगा। ये मजबूत सरकार की मजबूत इरादे की बात है। को देखते हुए कांग्रेस ने ये वादे किए हैं, कुछ दूसरा मैसेज देने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, कांग्रेस ने इसलिए ये किया है कि कांग्रेस हमेशा से आजादी के बाद से तुष्टीकरण का जो उसका पैमाना है, मुसलमान वोटों की तरफ जो उसकी लालच रही है, चाहत रही है, मुसलमानों को गर्क में डाल दिया, मुसलमानों को हाशिए में लेके चले गए सिर्फ वोट बैंक के खातिर। आज मुसलमानों की यह हालत है कि वो फावड़े, कुदाल और खेतों में काम करने के अलावा कहीं सोच नहीं सकता। इन सब चीजों का कारण सिर्फ एक दल रहा है, वो कांग्रेस रही। जब जरूरत पड़ी, चाहे वो 1971 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे एक एनजीओ को सामने लाके खड़ा कर दिया, या उसके बाद कई सारे ऐसे इदारे जिसमें उर्दू अल्फाज दिए, जिसमें इस्लामिक एक तरीका देके उनके सामने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। उन्होंने तो मुसलमानों को कुछ टिकट दिए भी हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है, और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं दिया। बंगाल में 2 टिकट दिए, कश्मीर में 3 टिकट दिए हैं, और आपको लक्षद्वीप, अंडमान में 1 टिकट दिया है। तो टिकट दिए, लेकिन टिकट का पैमाना नहीं है आपके सबका साथ, सबका विकास को मापने का। आप देखिए, जब पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिस सरकार में आपकी नुमाइंदगी क्या होती है, नुमाइंदगी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जहां भी सरकार बनी, जिस राज्य में सरकार बनी, वहां दिए, चाहे वहां मंत्री के रूप में दिया हो, चाहे वो किसी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में दिया, चाहे दर्जा प्राप्त मंत्री के रूप में दिया, सरकारों ने वहां भी मुसलमानों को एडजस्ट किया है। लेकिन आपने क्या किया? आपने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, उनको खुश करने के लिए आप ये कहते हैं कि 370। अजय कुमार जी, क्या ये तुष्टीकरण हो रहा है? क्या कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर तुष्टीकरण की तरफ जा रहा है? क्या बहुत ही बड़े वादे किए हैं, और हम अगर ब्रॉड लेवल पर देखें तो बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला ये इंतखाबी मंशूर नजर आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर ढकोसला पत्र कह रही है। आप क्या कहेंगे? आप हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही है, एनडीए का हिस्सा है, लेकिन आपके लीडर सबके साथ सरकार बना चुके हैं, सबकी सरकारों का हिस्सा रह चुके हैं। अब आप एक सवाल में कई सवाल पूछ, मैंने बहुत सारे जोड़ दिया। पहले अपने सबके साथ होने का जवाब दूं, या पहले आपके मैनिफेस्टो पे? मैनिफेस्टो पे पहले राय रख दीजिए। जी, तो ऐसा है कि ये मैनिफेस्टो चर्चा के काबिल ही नहीं। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। इसमें कोई सिवाय तो कांग्रेस कहेगी आपको 72,000 की फिक्र नहीं है, आपको गरीबों की फिक्र नहीं है, आप उस पर बात नहीं करना चाहते, आप गरीबों को खारिज करते हैं। मैं आ रहा हूं उस बात पे। जो 2 महत्वपूर्ण बातें थी उस पे हमारे भाजपा के साथी ने, और हमारे जो यहाँ दूसरे तर्जुमान साथी बैठे हैं, वरिष्ठ साथी बैठे हैं, उन्होंने कह दिया कि एक ऐसी अफसा को आप हटा रहे हैं, और सिडेशन लॉ 124 की हटाने की आप बात कर रहे हैं। मेरा इमरान भाई, आप देखो, अगर आप बहुत ईमानदारी से देखना चाहो तो मैं सर्वप्रथम
जो हमारे अत्री साहब भी यहाँ कह रहे हैं, कांग्रेस के साथी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा बोलते हैं, और राहुल गांधी जी भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कम से कम पहली बार मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, पहली बार उन्होंने ईमानदारी से क्या स्वीकार किया कि हमारा ये मैनिफेस्टो ऐतिहासिक है। किन संदर्भों में ऐतिहासिक है? 2 संदर्भों में, कि पहली बार ये कमरे में बैठ करके नहीं बना। इसका मतलब अब तक कांग्रेस के तमाम मैनिफेस्टो कमरे में बैठ के बना लिए जाते थे। इतनी साफ गोई से ये स्वीकृति, ताली बजनी चाहिए साहब इस पे तो राहुल गांधी जी की। दूसरी बात उन्होंने जो कही, ये डिलीवरेबल है। इस बार हमने इसमें जो चीजें ली हैं उसको जमीन पे उतारा जा सकता है। इसका मतलब 60 साल का मैनिफेस्टो मजाक था देश का। और आइए माननीय प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को 2 मिनट की तकरीर, 20 बार गरीबी हटाने की बात शर्म आती है साहब। 70 साल हो गए हमें आजाद हुए और आप वही विकासशील, वही गरीबी, क्यों इंदिरा गांधी को स्वर्ग या जहां भी वो ऊपर है उनको तकलीफ पहुंचा रहे हो? गरीबी हटाओ उनका नारा था, नहीं हट सका 55 साल में। और देखिए मजाक, गरीबी हटाने का क्या फार्मूला देते हैं राहुल गांधी जी? कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था रुक गई है साहब, एकदम थक गई है साहब। तो आपसे देश जानना चाहता है माननीय राहुल गांधी जी कि इसको चलाएंगे कैसे, इसको हाई स्पीड में। नहीं तो वो कह रहे हैं ना हमारे पास सारा हिसाब किताब है। आपकी बात पे आ रहा हूं जी। तो कहते हैं कि ये 72,000 करोड़ भिक्षा में देकर, ये 72,000 का कटोरा बांटकर जो पैसा जाएगा उससे लोग खरीद फरोख्त करेंगे। बताइए साहब, कौन सी अर्थव्यवस्था आप चलाना चाहते हैं इस देश में? हमने क्या इसी के लिए आजाद हुए थे? सिडिशन लॉ, आप 60 साल हुकूमत किया है आपने भारत पे, अब तक आपको याद नहीं आई? आप कह रहे हैं अफसा गलत है, 60 साल आपकी हुकूमत थी, तो क्या मैं मान लूं कि आपकी हुकूमत में भारतीय सेना, वो ये कहते हैं कि बीजेपी इसका बेजा इस्तेमाल करती है, करवाती है। बीजेपी की सरकारें इसका बेजा इस्तेमाल करवाती हैं। नहीं, वो आपके 60 साल में ठीक था। आप देखिए राहुल गांधी जी ने वो बात नहीं उठ रही है अफसा, और उसमें एक बात उन्होंने कही, मैं ताकीद करता हूं उनकी, मैं तारीफ करता हूं। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज लेता है और अगर वो नहीं दे पाता है तो आप उसको जेल में डाल देते हैं, और अगर नीरव मोदी कर्ज लेता है या बड़े उद्योगपति लेते हैं और वो नहीं देते तो उनको जेल नहीं होती। तो उन्होंने ये भी कहा है अपने घोषणा पत्र में, अच्छी बात कही है कि मैं इसको क्रिमिनल लॉ से हटा करके सिविल लॉ में ले आऊंगा, और अब अगर किसान कर्ज की अदायगी नहीं कर पाएगा तो वो जेल नहीं जाएगा। मतलब कुछ अच्छी बातें हैं आपके मुताबिक। मैं आ रहा हूं, 55 साल लगे, 60 साल लगे। मौसम का मिजाज भापना शुरू तो नहीं कर दिया आप लोगों ने? प्रेमचंद के हीरा मोती की कहानी आजादी से पहले देश को याद नहीं है क्या? किसान का बैल खोल के ले गया, प्रेमचंद ने लिखा है ये कहानी। कहां सो रहे थे तुम 60 साल? आज तुम्हें किसानों की, मैं आ रहा हूं, सारे जवाब आप से लूंगा अनुज जी, सारे जवाब आपके पास ले आ रहा हूं। अजय जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, मैंने आपको काफी वक्त दिया। मुझे नहीं है यकीन, उठाए गए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे जवाब दें। बिल्कुल आपसे जवाब आपसे लूंगा। केवल प्रश्न उठते रहे और हम उत्तर दे पाए तो ऐसी चर्चा का नहीं, बिल्कुल इसका कोई मकसद ही नहीं है। ठीक है सर, तुमने निभाया तो भाषण हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने आपको पूरा मौका दिया। पहली बार में मैं सबको पूरा मौका देता हूं। एक बार मैं जरा अभिजीत उसका आधा समय भी मुझे दे देंगे तो मैं बिल्कुल मैं आपको वक्त दूंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार जरा अभिजीत को सुन लो। अभिजीत, जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है इंतखाबी मंशूर के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने लपका है और वजीर आजम ने आज सीधे हमले किए। उन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देने वालों के साथ कांग्रेस को बड़ा लगाव है। बाकी इंतखाबी मंशूर की बातें जो भी हैं उस पर तो सियासत हो ही रही है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं इसे बीजेपी ने पकड़ लिया है। कैसे देखें और ये कितना असर करेंगे? देखिए, विषय यह है कि मैं खुद जेएनयू से पढ़ता हूं और जेएनयू की आपको स्थिति बताता हूं। 2000 कांग्रेस कहती है कि 2016 में ऐसा हुआ कि भारत तेरी बर्बादी होगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे थे, लेकिन 2015 में भी खुद तब उसके पहले के जो वाइस चांसलर थे वहां पे भी तिरंगा जलाया गया था। आज मोदी जी ने एक बात और बोली कि तिरंगा जलाने वालों को समर्थन देने की बात करते हैं। तब हमने कंप्लेन की थी। उसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर कुछ नहीं किया गया कांग्रेस के द्वारा। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को संदीप सिंह, आप सबने पढ़ा होगा, संदीप सिंह जो पहले जेएनयू के अध्यक्ष रहे हैं और एक पुराने माओइस्ट रहे हैं, जो कि
खुद उनके साथ, क्योंकि वो मेरे विश्वविद्यालय से पढ़े रहे इलाहाबाद में भी और यहाँ भी, तो मुझे मालूम है कि वो किस प्रकार की मानसिकता के साथ इसको बनाया गया है। कांग्रेस का ये कहना कि सेक्शन 124A को हटा देंगे पूरी तरह से कम नेहरू जी के समय में नेहरू ने जब पहला संविधान संशोधन लाया था तो उन्होंने बोला था कि कम्युनिस्टों के द्वारा इस अधिकार का उपयोग इस प्रकार से किया जा रहा है कि देश को चलाना मुश्किल हो रहा है, देश को तोड़ने की बात की जा रही है। 1962 में जब चाइना में जब चाइना के लोगों का कम्युनिस्टों ने समर्थन किया, तब नेहरू जी ने संशोधन लाके बोला कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है आप आर्टिकल 91 को रोक सकते हैं। इसके बाद मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आस्पा की यहां तक बात है तो बात यह है कि आसपा वहां पे लाया गया है, तो आसपा से और लिखते क्या है, वो लिखते हैं कि सरकार सुरक्षा की जरूरतों और मानवाधिकारों के संरक्षण को, उनका मानना है कि सेना लगातार मानवाधिकारों का हनन करती रहती है और इसलिए हमको इसको परिवर्तन करने की जरूरत है। इन सारी दृष्टियों में हम देखेंगे तो ये जो मैनिफेस्टो है वो कम्युनिस्टों के द्वारा बनाया गया है, या कहते हैं कम्युनिस्टों के द्वारा नहीं, सेस्टिस्ट फोर्सेस के द्वारा बनाया गया है, जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके द्वारा बनाया गया और उनको समर्थन करता है। मैं एक और पहलू पे आना चाहता हूं, क्योंकि लगातार कांग्रेस से कहती है कि न्याय और बाकी सारी स्कीमों का जिक्र करना चाहती है, तो कांग्रेस ने न्याय पे भी अपने स्टैंड को लगातार चेंज किया है। न्याय पे उनका जो मैनिफेस्टो का हिस्सा है, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा है कि ये जो है अब स्टेट और सेंटर की कॉमन स्कीम होगी। भारत का आज का, वो कहते हैं कि जब ये अपने मैक्सिमम स्पेस पे होगा तो 2% जीडीपी का लेगा। भारत की आज जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो 27 लाख करोड़ रुपए की है और 3.2 लाख करोड़ रुपए तो इसको इस योजना की इंप्लीमेंटेशन में ही लग जाएगा। तो जाने कौन सी मैथमेटिक्स वो लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2% होगा, वो भी एक सवाल उठता है। एक चीज और, जहां तक रोजगार हो, अर्थव्यवस्था के सवाल हो या अन्य सवाल हो, उस पर कांग्रेस लगातार सिर्फ ये कहती है कि कानून लाएंगे, कमीशन लाएंगे और उसके बाद जो है इंक्वायरी करेंगे। तो कमेटी, कानून, कमीशन, इन CCC के माध्यम से कांग्रेस जो है वो चोरी करना चाहती है और अपने चोरी करने के पुराने नियमों पे ला जाती है। कांग्रेस दोबारा देश को 1970 और 1980 के दशक में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था पीछे जा रही थी, जिस प्रकार से मुद्रास्फीति एक समय में भारत की करीबन 7 से 8% से ऊपर पहुंच चुकी थी, उन स्थितियों की ओर भारत को फिर से लेना चाहती है और कोई भी नया आइडिया इनके पास नहीं है। एक विषय और मैं कहना चाहता हूं, एक विषय मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अलग से निकाला है कि उनके प्रमुख संकल्प क्या है। इस प्रमुख संकल्पों में 15 संकल्पों में एक भी संकल्प सामाजिक न्याय के विषय को नहीं छूता है। पूरी तरह से सामाजिक न्याय का सरोकार उनके इस घोषणा पत्र से गायब हो चुका है। उनका मानना है, वो कुल मिला के ऐसा लगता है कि सामाजिक न्याय जैसा कोई विषय नहीं रहा है और लगता है कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। ठीक है, चलिए आपने अपनी सारी बातें रख दी, पूरा इसका रिव्यू आपने अच्छी तरह से बयां कर दिया। अब अनुज जी के पास जाऊंगा मैं इन तमाम सवालों के जो पिछले अभी पूछे गए उनके जवाब के लिए, फिर हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 2 मिनट का वक्फा मैं ले रहा हूं, अभी हाजिर हो रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बहस, अभी हाजिर हो रहे हैं। 106 योजनाएं हैं, 106 मंसूबे हैं जिन पर कि मोदी सरकार के दौर पर में काम चल रहा है और अगर उनको गिनाने बैठे तो आधा वक्त तो इसी दौर में इस पूरी चर्चा में निकल जाएगा। और ब्रेक से पहले बहुत सारे इल्जाम इंतखाबी मंशूर पर लगाए गए कांग्रेस के। मैं अनुज अत्रे जी के पास जाना चाहूंगा सबसे पहले और उन्हीं से जवाब लूंगा। पहली बात तो यह कही गई कि ये पुराने मंशूरों की ही नकल है। दूसरा एक सवाल यह कि आपने कश्मीर को अलग से इसमें क्यों जगह दी? क्या किसको आप लोग किसकी तरफ इशारा है, किसको अपने फेवर में करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, उसका भी जवाब दीजिएगा। और जो बात आरएलडी की जो बात एलजेपी की तरफ से भी आई और जो बात हमारे सियासी तज्जियाकार और यासिर जिलानी साहब की तरफ से भी आई कि सीधे तौर पर देशद्रोहियों, राष्ट्रद्रोहियों को कहीं ना कहीं पोसने वाला, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला ये इंतखाबी मंशूर है। अब जवाब दीजिए। देखिए इमरान जी, पहले तो मैं क्योंकि बहुत सारे मेरे से पहले जो वक्ताओं ने बहुत सारे बातें उठाई, तो अब मैं चाहूंगा कि मुझे समय दें सबकी बातों का जवाब देने के लिए। पहले मैं आता हूं उस पे। देखिए किसने सबसे पहले ये इन वर्तमान में मोदी सरकार ने क्या 2 प्रदेशों से अस्पा नहीं खत्म किया? 2015 में इन्होंने जो है त्रिपुरा से खत्म किया, 2018 में इन्होंने मेघालय से खत्म किया। अगर अस्पा का इतना ही विरोध था तो इन्होंने क्यों खत्म किया? आखिर कहीं ना कहीं सरकार को रिव्यू करना पड़ता है। और देखिए हमने ये जो बात झूठ फैलाई जा रही है और आपके चैनल की डिबेट में भी अभी झूठ बोला गया कि कांग्रेस खत्म करने जा रही है। मुझे लगता है सब पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ पढ़ लिख करके आए हैं, कुछ कागज के दस्तखत भी लेकर के, दस्तावेज भी लेके आए, हमारे मैनिफेस्टो भी लेके आए, तो ढंग से पढ़ लीजिए क्या लिखा है जरा बताइए। उसमें रिव्यू लिखा हुआ है कि हम अस्पा को रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब क्या खत्म करना होता है? रिव्यू का मतलब ये है। आप बताइए ना, आप कान ऐसा पकड़ने के लिए अगर कहेंगे तो क्या कान नहीं पकड़ा जाए? आप इधर से घुमाकर कान पकड़ रहे हैं और हम मान जाए? मैं सुन लीजिए, रिव्यू करके क्या और थोड़ा सा बीच में ना बोले। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, आपके बहुत लंबे चौड़े भाषण हुए सबके, मैं चुपचाप सुनता रहा। सुन लीजिए मुझे,
देखिए, हम लोग वो चाहते हैं, देश की आर्मी तक ये चाहती है। हम लोगों ने रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर से पूछ करके इसको रिव्यू करने का डाला है। आर्मी तक चाहती है कि देश में आंतरिक जो माहौल के लिए आर्मी नहीं बनी है, सेना बनी है हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए, सेना बनी है हमारी जो है कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। कहीं अगर एरिया डिस्टर्ब होता है, आखिर क्या कारण था 2014 से पहले कश्मीर के हालात इतने सामान्य हो गए थे? सुन लीजिए मेरी बात, क्या कारण था कि 2014 से पहले जब ये मोदी की सरकार आई कि आप सीआरपीएफ को कम करने जा रही हैं, मैं सुन रहा हूं, मैंने आपको नहीं टोका, लेकिन आप बताइए, आप जब नए प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा जो पहले आप शौर्य और अदम्य साहस के ऊपर बार बार सवाल उठाते हैं, भारत के लोग देखते हैं, भारत के लोग विचलित हो जाते हैं जब आप पहले के प्रश्न हुए मैं उनका उत्तर दे दूंगा। सड़क छाप गुंडा कहते हैं, लगता है जवाब उनका उत्तर दे दूंगा। आप जब सेना पे आए तो मैंने आपको रोका नहीं, तो मेरी आदत नहीं है, हम लोग क्या मेरी आदत नहीं है। देखिए, मुझे लगता है यासिर जी के पहले भी प्रश्न बहुत हैं, अजय जी के भी पहले बहुत। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सर, मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं आता हूं अभी। क्या हम ये पूछना चाहते हैं कि 2014 से पहले आखिर क्या कारण था कि कश्मीर के हालात सामान्य हो गए थे और केवल 4 थाना क्षेत्र में आर्मी रह गई थी? और आज हालात ये है कि जब ये 2019 का चुनाव सर पर आ रहा है, इन 5 सालों में हालात इतने बदतर कर दिए इन्होंने कि तमाम कश्मीर के सब जिलों में जो है सेना डिप्यूट करनी पड़ गई है। तो ये किसकी कमी है? हम लोगों ने हालात सामान्य किए थे, इन लोगों ने हालात बदतर किए हैं। क्या ये वो दिन भूल गए हैं? क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जब मुफ्ती साहब शपथ लेते हैं 2015 में और वो धन्यवाद देते हैं अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, पाकिस्तानियों का, कि जिन्होंने जो है चुनाव संपन्न कराने में हमारी मदद की, और प्रधानमंत्री जी मुक्त समर्थन देते हैं, क्या वो चीज ठीक थी क्या? और जब पीडीपी और एनसी में अलगाववादियों के साथ कौन सबसे बेहतर तरीके से उसकी होड़ मची हुई तो कांग्रेस खामोश रहती, क्या वो सवाल नहीं उठेगा? देखिए मेरी बात, उनके पॉलिसी में कांग्रेस से सिर्फ अभी सवाल है कि जब उमर अब्दुल्ला कहता है कि उसको भारत के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री चाहिए, कांग्रेस खामोश रहती है। जब उसी के पार्टी का नेता प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करता है तो आप खामोश रहते। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता कोई नहीं बात करता। मैं गुलाम नबी आजाद के आज के बयान की बात कर रहा हूं। गुलाम नबी आजाद ने भी उनका कांग्रेस पार्टी पार्टी की तरह भारत की अस्मिता अखंडता पे बार बार प्रहार करते रहिए। आप अस्मिता और अखंडता पे प्रहार करिए और भारत के जनमानस आपको हार पहनाएंगे। आपको इस बार हार, असल वाली हार, आप 44 पे से 34 पे जाएंगे, क्योंकि आपकी पॉलिसी, आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं कि आपने कश्मीर में हालात को, आपने कश्मीर में हालात को सुधार दिया था, आपने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को अपने को बेच दिया था, उनको इतने पैसे दे रहे थे, इतनी सुविधाएं दे रहे थे, और उनके जो ओढ़े हुए लबादा में आप फंस के रह गए। ठीक है यासिर जानी साहब, एक बार और इमरान जी, मुझे आपने अपने सवाल रखे जी, ठीक है, आपने अपना एतराज पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इतना चिल्ला करके कश्मीर के बारे में बोल रहे हैं। आज में से आपने प्रश्न पूछा कश्मीर अलग से क्यों शामिल नहीं किए? क्यों नहीं शामिल करें? कश्मीर की हालात इन्होंने खराब कर दिए इन 5 सालों में। कश्मीर पे स्पेशल फोकस देने की क्यों आवश्यकता नहीं है? कश्मीर में क्यों हंसराज अहीर ने बोला कि कश्मीर के हालात बिगड़ गए? क्यों ये भाजपा जनता की पार्टी की सरकार स्वीकार करती है मिलिटेंट्स पर, दहशतगर्दों पर कार्रवाई होती है तो कश्मीर के हालात खराब हो रहे हैं। मिलिटेंट्स पर जबरदस्त फौज कहती है, सुनिए सर, सिक्योरिटी फोर्स नौजवानों को जो भड़का करके बहका करके पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है, देखिए मसला प्रिवेंटिव डिटेंशन था, उस पर ऑर्डर नहीं देते मोदी जी, तब से हालात बिगड़ने शुरू हुए कश्मीर के। उस चीज को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं आप? हम कहते हैं कि कश्मीर के हालात पे जायजा लीजिए। 2014 से केवल 4 थाना क्षेत्रों में, 4 जिलों में भी नहीं, 4 थाना क्षेत्रों में कश्मीर में जो है सेना कह रहा हूं ना कि आप अलगाववादियों के हाथों अपने आप को बेच दिया था कांग्रेस ने। आपने उनके यहाँ जाके आप दावतें उड़ा रहे थे, तब भी आपको वहां के जो अलगाववादी नेता थे, चाहे वो गिलानी हो, महबूबा मुफ्ती कहती हैं, एक मिनट अनुज जी, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जिस दिन 35A और 370 पर कुछ भी हुआ उस दिन कश्मीर अलग हो जाएगा। उनकी इतनी हिम्मत अगर हो रही है, उसके बाद कांग्रेस खामोश है, तो ये तो बड़ी कमाल की बात है। आप बोल दीजिए महबूबा गलत कह रही है। ये तो सरकार से पूछना चाहिए ना। वहां राष्ट्रपति शासन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शासन है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, इन्होंने अपनी महबूबा के साथ वहां सरकार चलाई है जम्मू कश्मीर में। इनसे पूछना चाहिए, कहते हैं ना कि हम इसीलिए हटे, हम इसीलिए हटे। किसकी शाय पर बोल रही है वो? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। हमारा तो कोई समर्थन नहीं, हम वहां सरकार में नहीं, हमने उनका ना समर्थन लिया ना समर्थन दिया। आज हम पूछना
पूछना चाहते हैं 35 से क्यों नहीं इन्होंने 5 साल में खत्म किया, धारा 370 पे क्यों नहीं, क्यों अमित शाह ने जो है अपना जो कॉमन मिनिमम एजेंडा तय किया था पीडीपी के साथ, क्यों दस्तखत कर दिए कि हम 35 से धारा 370 पर बात नहीं करेंगे और चुनाव लड़े 370 और 35 पे, और फिर अब 35 और धारा 370 की बात करते हैं। दो मुही बातें तो भारतीय जनता पार्टी करती है, दोगली बातें तो ये लोग करते हैं। आप प्रश्न कांग्रेस से पूछते हैं तो अजीब मजाक है इस देश में। अब जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए। बीजेपी पे बहुत सारे हम हटाएंगे नहीं, और दोगली बातें ये कहते हैं कि भाजपा करती है। वोट तो आपने मांगा। अरे आप राजनीति, अनुज जी आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। अनुज जी मैंने आपको बार-बार आप पर्दे के पीछे बार-बार हंसराज अहीर को याद करते हैं, लेकिन अभी ताजा मामला अभी 2 दिन एक-एक कौन सी सत्ता का रास्ता ये बता दीजिए। अनुज जी मैं बाकी लोगों से बात करूंगा, आपके मैनिफेस्टो में शामिल था, आपको सुन लिया। आपकी शिकायत थी कि आपको सारे सवालों का जवाब देने दिया जाए। मैं दूसरे मुद्दों पे भी आऊंगा ना, मैं दूसरे मुद्दों पे भी आऊंगा आपके घोषणा पत्र के। जरा आप जवाब ले लीजिए, अब जवाब जल्दी से। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास पहले भी कुछ नहीं था। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, उसको बार बार इस तरह की चीजें। आज जो मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस के जो कुछ कद्दावर नेता हैं, इस मैनिफेस्टो आने के बाद वो अंदर खाने नाराज चल रहे हैं। इस पे भी चर्चा चल रही है, आज की खबर है, आज की खबर है। ये बड़े ये पत्रकार महोदय बैठे हैं, इस पे जरूर खुलासा करेंगे। कांग्रेस की कहां से सुन लीजिए, क्योंकि आप जब देश को देखिए, आप देश के ऊपर जब प्रहार करेंगे, आप देश के पॉलिसी के साथ खिलवाड़ करेंगे, आप सेना को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो आप यकीन करें कि लोग आपसे नाराज होंगे, आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे और आप कहीं भी नहीं टिकने वाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपको मैं बता दूं, अभी आपने कहा, मैं बिल्कुल अब दूसरी तरफ आपका पूरा का पूरा जो डिबेट है, उन्होंने कहा कि आतंकवाद आपकी हुकूमत के दौर में 5 साल के दौरान ज्यादा बढ़ा है, हमने तो कश्मीर को शांत छोड़ा था। ये बिल्कुल झूठ है, ये उनका इल्जाम है ना, इसलिए मैंने बिल्कुल झूठ जिसे कहते हैं। आपने देखा है, सबने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान से आके आतंकवादी हमारे सैनिकों के सर काट के चले जाते थे, और ये खामोश बैठ के, और वो ये भी कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती की हिम्मत अगर हो रही है, ये धमकी देने की अगर हिम्मत हो रही है, तो बीजेपी की वजह से हो रही है। जाके ये कहते थे कि कम से कम जब आप वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाएंगे तो हालात सुधरेंगे। कौन हालात खराब करता है? किसने बार बार गद्दारी करी? क्या मैं बार बार, हमने 50 डिबेट से ज्यादा इस पे डिबेट करी, मैं चाहे वो इनके पी चिदंबरम का बयान हो, चाहे इनके पाकिस्तान में जाके जितने भी इस तरह के कांग्रेस के नेता रहे जिन्होंने भारत के खिलाफ बोला, सब भारत के लोगों ने देखा है। वो भारत के लोग, सिर्फ आपको पहला जो चरण है वो 11 अप्रैल को वोट होने जा रहा है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप देखिए, कश्मीर के हालात सुधरने जा रहा है, कश्मीर के हालात लगातार सुधर रहे हैं, और यही मजबूत इरादे वाली, मजबूत इरादे के जो मुखिया हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वही इस हालात को सुधारेंगे, क्योंकि उनका एक इरादा है, भारत को दुनिया में सबसे आगे लेके जाना। इन्होंने कभी नहीं सोचा, ये दूसरे मुल्कों की तरफ देखा करते थे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, फ्रांस हो, ईरान जैसे मुल्क की तरफ ये देखा करते थे। आज ये सारे मुल्क भारत की तरफ देख रहे हैं। आज जो राष्ट्र अध्यक्षों के साथ जो हमारी कूटनीति रही है, मैं बार बार क्यों कहता हूं कि कूटनीति का लोहा मान रही है पूरी दुनिया, क्योंकि हमारे मुखिया, हमारे चौकीदार, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा माहौल पूरे दुनिया में क्रिएट कर दिया कि पड़ोसी मुल्क ने पुलवामा अटैक के बाद उसकी यह हालत हो गई है कि पूरे दुनिया में अलग थलग पड़ गया। ये सिर्फ मजबूत इरादे वाले प्रधानमंत्री की वजह से। लेकिन मैं फिर, आप मुझे 30 सेकंड और दें, मैं आना चाहता हूं जिस आप योजनाओं की, जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, जिन योजनाओं को लेके हम चुनाव में गए हुए, जो 106 योजनाओं की आप बात कर रहे हैं जिसमें हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसमें मैं सिर्फ 10-12 योजनाओं की बात करूंगा। चाहे वो जनधन योजना हो, आवास योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, मुद्रा योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, मैंने सुन लीजिए 106 में 10-12 योजनाएं इसलिए बताएंगे कि इसमें 1-2 योजनाएं जिसने पूरे दुनिया को अपनी तरफ आकर्षण किया है। हमारे जो सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना, जिसके हमारे प्रधानमंत्री नितिन गडकरी ने पूरे भारत को, सुदूर भारत को, जो मेन भारत है, जो मेन कॉस्मोपॉलिटन सिटी को लेके गांव तक जोड़ने का जो काम किया है, जो सड़कों की जाल बिछाई गई है, हिंदुस्तान में ही
नहीं सराहा जा रहा है, पूरे दुनिया के लोग उन सड़कों को देखने आ रहे हैं। उस पे भारत की जनमानस इस बार वोट करेगी। वो क्यों नहीं 60 सालों में हो पाया? अनिल जी 60 सालों में अनिल जी आपने आज भारत की सड़कें दिखाई देती है पूरे दुनिया को। ठीक है अनिल जी आपने सुना, आपने दोनों को सुना, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा आया, विकास का मुद्दा भी लेकर जा रहे हैं यासिर जिलानी इंतखाबी मंशूर के मुताबिक। बिल्कुल मैं वेट कर रहा था कि आप मुझे मौका देंगे। तो देखिए भाई, अभी आपने खुद देखा और इस पैनल में देखिए कि सभी राजनीतिक पार्टी, हमारे कहने का मतलब समझिएगा कि आप इससे समझिए कि देश के ऊपर किसका कितना ध्यान है, देश में जो भी कमियां हैं आज जिस पर हम लोग बहस कर रहे हैं, अगर आप ध्यान देते, इसकी चिंता किसी को नहीं है। चिंता किस बात की है? मेरी कमी तुम्हारी कमी से ज्यादा सके, आरोप दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हो, बिल्कुल सत्य है। इस मुद्दे पर निसंकोच कहा जा सकता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने केवल सियासत किया है, केवल सत्ता का खेल किया है। अगर आप देखें तो इतनी बड़ी समस्या नहीं थी कि सॉल्व किया जाए। बहुत शॉर्ट में आपको बहुत क्लियर चीजें बताता हूं। आज धारा 370 जिस मुद्दे को लेकर बहस हो रही है, सबसे पहले तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पे आता हूं मैं। कांग्रेस जो आज इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया है, राजनीतिक माहौल है, चुनावी माहौल है, निश्चित है पार्टियां अपने अपने फेवर में पक्ष करने करेंगी, लेकिन देखिए कहां किस तरह गलत ढंग से भी किया जा रहा है। अगर आप कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ें, मैं कांग्रेस का फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच है कांग्रेस ने जिस कानून को हटाने की बात की है, जिस अफस्पा को, वो 1958 का है। वो 1958 अफस्पा नॉर्थ ईस्ट के लिए, न कि कश्मीर के लिए। ये मैं पहली आपको जानकारी दे रहा हूं। दूसरा, कश्मीर के लिए 1990 का अफस्पा है, जिस पर उन्होंने 41, अगर उनके पेज में देखें तो उन्होंने लिखा है कि हम इसको रिव्यू करेंगे। ये जानकारी मैंने क्यों दी? तो रिव्यू करेंगे से हम क्या समझे सर? आप मेरी बात, रिव्यू करेगा मतलब क्या समझे? मैं समझ गया, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये बात को क्यों लाया? क्यों? क्योंकि 2015 में जब इसी कश्मीर की सरकार बन रही थी, यही भाजपा जिसको आज मुद्दा बना रही है, पीडीपी से जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसमें इन्होंने रिटेन ये लाइन लिखी थी। तो मेरे कहने का मतलब आप समझिए, ये सारी राजनीतिक पार्टियां केवल खेल करती हैं। आप देखें कि एक तरफ उन्होंने लिखा था कि हम अवस्था को रिव्यू करेंगे, हम वहां की इस तरह की समस्याओं को अलगाववादियों से बात करेंगे, लेकिन आज जब कोई दूसरी पार्टी करती है बात, तो जो बीजेपी हो या कोई हो, जहां किसी को अगर कोई कमी मिलती है तो उसको किस तरह मुद्दा बनाया जाता है। अब बात मैं आपको ला दूं धारा 370। धारा तो बहुत इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। 1950 में शामिल किया गया था। जिस कैबिनेट में शामिल किया गया था उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका आंदोलन में कश्मीर के नाम पर इतना बड़ा नाम है, उस कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस 370 को पास किया था, उनका साइन है, और एक पैसे का विरोध नहीं था। लेकिन बात यहां ये नहीं आती। बात यहां ये आती है कि जब भी डिस्कशन होता है धारा 370 को लेकर, तो आप देखें सभी पार्टियां कहती हैं कि ये गलत है, इसको हटाना चाहिए। लेकिन आप देखें, फिर मैं आऊंगा, कांग्रेस जहां आज बोलती है कि हम इसको हटाएंगे नहीं, वहीं 2015 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यही भाजपा जो राष्ट्रवादी, ये भी लिख के देती है कि हम इसको हटाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि आप सभी राजनीतिक पार्टियों का जो ये खेल है, ये आप देखें। एक छोटी बात कर दी, छोटी बात, इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, कश्मीर समस्या हमारी 88-79 के बाद चरम रूप से हमारे सामने आई। उस दिन से आज तक आप देख लें, अगर 30-32 साल का शासन कटा है, तो आप देख लें कि आधे काल में कांग्रेस या अन्य पार्टियों की सरकार रही है, तो आधे काल में इसी भाजपा की सरकार रही है। आप अटल बिहारी वाजपेयी का 5 महीने, 13 महीने, और उसके पहले वीपी सिंह के साथ 13 सरकार, 1.5 साल का आप जोड़ लें, और उसके बाद ये 5 है। आप ये देखें, लगभग दोनों सरकारें आधे, लेकिन कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। तो मेरे कहने मतलब कि ये एक राजनीतिक सियासत जो उस बॉल बनाई गई है, जिसके जरिए देश में वोट बटोरा जाता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस समस्या को हल करने की बजाय और उलझाने का प्रयास करें। जिसका ऐसा है क्या? जिसका फायदा, जिसका फायदा, लेकिन उलझाया किसने? बात कर दूं, इंसाफ करेंगे। आप मेरी बात तो सुन लें, मैं इसीलिए कर रहा हूं कि आज जो कश्मीर में महबूबा, मतलब अनुज जी, आप तो मान चुके हैं कि समस्या को उलझाया कांग्रेस की सरकारों ने, ये तो आप मान चुके हैं ना? बिल्कुल कह रहा हूं, दोनों पार्टियों, मैं तो खुल कर रहा हूं। और आप देखें, जिस पर आज हम लोग बहस करने बैठे हैं, महबूबा मुफ्ती हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ रही है कि वो भारत से अलग होने की बात कर रहे हैं। बहुत छोटी सी जानकारी आपको और दे दूं, बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये आज जो प्रधानमंत्री पद को लेकर उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है, आपको मैं रिटर्न जानकारी दे रहा हूं। नामी 50-47 के बाद से कश्मीर समस्या जिस तरह दिनों दिन बढ़ती चली जाए, 1975 में इन्हीं शेख अब्दुल्ला ने रिटर्न एक तरफा
लिखित भारत सरकार को दिया था और ये एक्सेप्ट किया था कि वहां कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, कोई सदर रियासत नहीं होगा, वहां केवल एक सीएम होगा, एक गवर्नर होगा और एक झंडे के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज उन्हीं के पोता उमर अब्दुल्ला अगर ये मांग करते हैं कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों की और ऐसे में कांग्रेस खामोश रहती है जो उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है, तो सवाल तो उठते हैं सर। एक और छोटा सा ब्रेक लूंगा, एक और ब्रेक ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी चर्चा है। अनुज जी आ रहा हूं आपके पास, अनुज जी आ रहा हूं। कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर मंगल के रोज जारी हुआ था और उस पर बहुत सारी अगर स्टडी हम करते हैं तो हम देखते हैं कि स्वास्थ्य यानी सेहत, एजुकेशन, खवातीन का रिजर्वेशन हो, रोजगार हो, बिजली का मामला हो, बदनवानी हो, खेती किसानी की बात हो और दलितों की बात हो, कबायलियों आदिवासियों की बात हो और खासतौर से बिलखुसूस मुसलमानों अल्पसंख्यकों की बात हो, अकलियतों की बात हो, तो 10 बड़े जो वादे हैं इनके, वो इनके पिछले 4 घोषणा पत्रों में सेम है, समान है, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। मतलब क्या इसका यह निकाला जाए कि जो पहले के घोषणा पत्र हैं उनमें उनको कभी पूरा ही नहीं किया गया, तभी तो वो वादे जस की तस आपके बने हुए हैं, आप उसको बार बार अपने घोषणा पत्रों में रखते हैं, चाहे वो 2009 का रहा हो, फिर उसके बाद उससे पहले 4 का रहा हो और उसके बाद फिर 14 का रहा हो, ये देखने में आता है। इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन ब्रेक से पहले जो गहमा गहमी हुई, बहस हुई और जो बात अनिल मिश्रा जी ने रखी, अभिजीत द्विवेदी जो सियासी तज्जियाकार है उनको उस पर कुछ ऐतराज है। पहले मैं उनके ऐतराज सुन लूं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो बातें आई, उन्होंने कहा सारी सियासी जमातें जो है अपनी अपनी राजनीति इस पर कर रही हैं और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने घेरा। क्या कहेंगे? पहले कुछ तथ्यात्मक सुधार करने की आवश्यकता है। मैं विधि का छात्र हूं और जम्मू कश्मीर मेरा हमेशा एक स्पेशल इंटरेस्ट रहा है। तो इन्होंने कई गलत बातें बोली। इन्होंने पहली चीज बोली कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे उन्होंने इसको एकदम आसानी से साइन कर लिया और कोई विरोध नहीं हुआ। तो शायद आप जाके देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को और उसमें पढ़िए कि जब 370 को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही थी तो किस तरीके से चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उन्होंने इसको अपोज किया था। शायद ये भूल गए कि 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सिर्फ इसी मुद्दे पर जो है कैबिनेट छोड़ दिया था। शायद वो भूल गए इस बात को कि एक विधान और सारी चीजों को लेकर उन्होंने, एक मिनट में बात बोल लूं, आपको बोल दूं, इसके बाद जो जम्मू कश्मीर जब वो गए थे, जम्मू कश्मीर से उन्हें पकड़ लिया गया था, शायद वो इस बात को भूल गए। वो एक बात और भूल गए। अनुज जी मैंने एक बार भी नहीं बोला, 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 मुझे बोलने दीजिए पूरी बात, मुझे पूरा बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, आप बोलिएगा पूरी बात। उसके बाद एक विषय और है, उसके बाद आसफा की जहां तक बात है, आसफा, अनुज जी मुझे, अनिल मिश्रा जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने बिल्कुल सही जानकारी दी है। और वो जो बैठक हुई थी उससे पहले वो सरदार पटेल साहब के घर पर बैठक हुई थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें शामिल थे। आप पूरी नहीं देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी डिबेट उठा के आप जा रहे हैं तो आप उसके ठीक है मौजूदा दौर में भी आएंगे जल्दी। अच्छा, उसे एक टेम्पररी प्रोविजन बनाया गया था कांग्रेस, उसे एक टेम्पररी प्रोविजन बनाया गया था, कांग्रेस उसे परमानेंट कर दिया है कि इसको बदला नहीं जाएगा। आप पढ़े ना, उसमें 370 लिखा होता है टेम्पररी, उसके आगे लिखा होता है स्पेशल प्रोविजन, दोनों में अंतर है। उस अंतर को कांग्रेस ने आज खत्म कर दिया, उन्होंने कहा ये परमानेंट है। उसके बाद एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक आसपा की बात है, ये कहना है कि भाजपा ये कह रही थी, उनको समझना चाहिए कि आसपा जो है हटाना, आसपा को किसी टेरिटरी से हटाना और आसपा के कानून को बदलना दो अलग चीजें हैं। क्वेश्चन ये था कि क्षेत्र बदला जाएगा। आज 35 पे इतना शोर मचाया जा रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं अगर 35 पे इतने गंभीर थे तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसको क्यों नहीं खत्म किया भारतीय जनता पार्टी ने? वो तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पास हुआ था। ये खुद भारतीय जनता पार्टी बताता हूं, बिल्कुल इसका उत्तर देता हूं, बिल्कुल इसका उत्तर देता हूं। 370 की जो व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू जी के कारण इस देश को मिली हुई है, उसमें साफ-साफ कहा गया है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तभी आ सकता है जब लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से पास नहीं होगा तब तक वो नहीं आ सकता। इस स्थिति में भाजपा अभी तक नहीं आ पाई है वहां पर कि वो अपने दम पर उसे पास करा सके और उसके बाद प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सके। ठीक है, थोड़ा कानूनी स्थिति आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, एक और विषय बताना चाहता हूं कि आज जब ठीक है तो वहां पर एक बार मैं फिर अजय कुमार जी के पास जा रहा हूं। सर इंतखाबी मंशूर की और भी बातें जिन पर बात करना जरूरी, वक्त कम है सर। शायद अब अपडेट नहीं रहते हैं, शायद अब अपडेट नहीं रहते हैं, आपको पता नहीं है। जहां तक आस्था की बात है, अनिल जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आस्था की बात पे आपने पूरी तरह से गलत बताया है। बात यह है, भाजपा ने यह बोला था 2015 में कि हम आसफा को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उस क्षेत्र से हटाएंगे। आपको मालूम हो कल अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों से भी इसे हटाया गया है। तो सवाल यह है कि आसफा को उस क्षेत्र से हटाना और आसफा के कानून को बदलकर सेना को जो सुरक्षा मिल रही है उसे खत्म करना, ये दो अलग चीजें हैं। इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अनिल जी निश्चित तौर पर वरिष्ठ होंगे, लेकिन ठीक है, आपने अपनी
बात रख दी। अब जी मानता हूं, आप सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, ठीक है। आपने जो बातें कही मैं गलत हूं या वो अलग बातें हैं, वो बाद में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको यहां एक जानकारी और दे दूं, इसी 35A को लेकर जो 1954 में हमारे यहां लागू किया गया प्रेसिडेंशियल के द्वारा, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि 5 बार, जिस पर ये आज सभी, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं देखिए किसी पर सभी राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर लड़ाई लड़ रही हैं, छूता कोई नहीं, लेकिन 5 बार सरकार इसमें संशोधन कर चुकी है, इसके द्वारा ऑर्डर दे चुकी है। वहां प्रधानमंत्री पद हो या झंडा हो या जितने भी मुद्दे आए, इसके द्वारा 5 बार इस चीज को संशोधन किया जा चुका है। 35 के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वहां के परमानेंट सिटीजन में और वहां आए हुए लोगों के बीच में। मैं आपको बता दूं, झंडे का विषय नहीं है 335 है। अजय कुमार जी, झंडे का विषय नहीं है, 35 से झंडे का विषय नहीं है। ठीक है, कश्मीर में हमने बहुत बात की, हम इस पर लगातार बहस करते हैं। मीटिंग में ठीक है, अभिजीत, ठीक है, एसटी ओबीसी को अधिकार मिलेगा। ठीक है, अब मैं एक बार अजय जी के पास जाना चाहता हूं। कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर हम देखते हैं अजय जी, तो खासतौर से कुछ वादे तो ऐसे हैं जो आज तक पूरे ही नहीं हुए, ऐसा लगता है वही वादे रिपीट किए जा रहे हैं, मतलब कॉपी करके इधर चेप दिया है। क्या इस तरह के हालात हैं क्या? फिर मैं फाइनली अतुल जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन जरा आप इस पर अपनी बात जी, आपने बिल्कुल सही बात की। अगर इनकी हम कर्नाटक में सिद्धरामैया जी की सरकार को ही याद कर लें, तो इन्होंने कहा था कर्नाटक प्रोग्रेस विथ कांग्रेस। 165 वादे, बताएं कितने पूरे किए। अभी की जो सरकार है, अगर मैं सीधे अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें इनके मैनिफेस्टो से उठा के बोलूं तो यूनिफाइड मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वादा इन्होंने 30 दिन के अंदर बेंगलुरु को देने का किया था। क्या हुआ? जो मध्य प्रदेश में वादे थे उनका क्या हुआ? ये कह रहे हैं जी उमर अब्दुल्ला के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे पढ़ रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सवाल पे उनका साथ नहीं है। मान्यवर यही बता दें कि दिल्ली स्टेटहुड पे इस मैनिफेस्टो में आपने क्या कोई चर्चा नहीं की है? क्या आपका स्टैंड है? और बता दें, चर्चा चल रही है, हो सकता है घोषणा भी हो जाए कि कल आपके साथ मिलकर के चुनाव करेंगे। ठीक है सर। एक चीज और, स्वर्ण आरक्षण का आप समर्थन करते हैं, लालू यादव जी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लालू यादव जी सवर्णों के आरक्षण देने का विरोध करते हैं, तो ये कैसा मैनिफेस्टो है? अतुल जी, बस इतना समझ में आता है कि कुछ चीजें लोक लुभावन तो हैं, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती हैं, देखने में अच्छी लगती हैं, कभी पूरी नहीं होती हैं, और ये पिछला रिकॉर्ड भी यही कहता दिखता है। अतुल जी। अनुज जी देखिए, मैं अभी बात हो रही थी मैनिफेस्टो पर, मैं आ जाता हूं मैनिफेस्टो में। बहुत जल्दी, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी है। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। ठीक है, निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि आज हम अगर 1947 और 2014 के बीच में कंपेयर करें तो देश ने हमारे बहुत तरक्की की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम पूरे हो गए, अभी भी बहुत सारे काम रहते हैं। हम तो ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि हमने 1947 में जब हमें देश मिला था, हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, और जब हमने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को जब उनको देश की जनता ने देश सौंपा, तो हम उस स्थिति में थे कि मंगलयान पर हमारे सैटेलाइट्स पहुंच रहे थे, जिसको उन्होंने अपना बनाया। तो ये कांग्रेस के शासन में हुआ है, ये कांग्रेस के शासन में हुआ है, ये वही कांग्रेस का शासन है जिसको सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन में जाकर के गिनाती हैं कि हमारे देश में एम्स है, आईआईटी है, आईएम्स है, और तमाम तरह की गरीबी हटाती रही कांग्रेस। ये सब कांग्रेस की देन है। वो भी 2014 में मिली, वो भी 2014 में मिली। अब मैं आता हूं, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात आता हूं। आज इनके मुद्दे क्या है? बहुत दुख होता है देश के प्रधानमंत्री जो अपने 2019 के चुनावी सभाओं में जाकर के अपने किसी भी बात का जवाब नहीं देते हैं। मुद्दा क्या उठाते हैं? देश की जनता विकास सुनना चाहती है, उसका विकास का नहीं जवाब देते हैं। अपने आप को देश की जनता के सामने कहेंगे मैं चौकीदार हूं, मैं चाय वाला हूं, मैं फकीर हूं, मैं गरीबों के पास रहने वाला हूं, मेरे पास तो कार भी नहीं है, मैं कामदार आदमी हूं। वो मोदी को हराना चाहते हैं, महागठबंधन मिलावटी है। आपने लेकिन ये स्वीकार कर लिया कहीं ना कहीं, क्या है कांग्रेस की विधवा मां, कांग्रेस खत्म हो गई, मोदी भी खत्म, सारी चीजें जो थी पूरी नहीं कर पाई, उस बात को आप मान गए। यासिर जिलानी साहब, आप जल्दी से अपनी बात रखिए, लेकिन वो बात नहीं करते, रोजगार पर बात नहीं करते हैं, वो काले धन पर बात नहीं करते हैं, वो नोटबंदी पर बात नहीं करते हैं, वो फसलों की दाम की बात नहीं करते। मैं इसका जवाब ले लेता हूं, जल्दी यासिर जिलानी साहब, जल्दी से बात करते हैं, लेकिन इनके मुद्दे और हमारे मुद्दे कमी सर नहीं, तो मैं आपको आज देश विकास की बात चाहता है। यासिर जिलानी साहब जवाब दीजिए। और हिंदू मुसलमान और ये अगड़ों पिछड़ों पर नहीं चाहता है, ये देश चौकीदार और पढ़े देश को उस हालत में लाकर कांग्रेस ने रख दिया था बनाना है, जहां पर देश बहुत तरक्की के पायदान पर था। ये दर्द जो है नामदार और कामदार का फर्क जो
लोगों ने समझा, भारत के लोगों ने समझा। सुन लीजिए, आपने हमेशा से यही चाहा कि आप राजशाही बना के रखें। आपने एक फैमिली को 55 साल हुकूमत करने दिया, ये सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में गरीब जो था वो गरीब था। आप अमीर थे, आप राजा थे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। जब आपके सामने एक चाय वाला चाय बेचते हुए खड़ा हुआ और जिसने दुनिया में अपना नाम कर दिया, तो आपके अंदर बौखलाहट आ गई। आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, और आपको सत्ता का इतना लालच है कि आप उस लालच से निकल नहीं पा रहे। देखिए, ये कहते हैं कि विकास की बात, इन्होंने अभी जो 72,000 का जो एक लॉलीपॉप दिया है गरीबों के नाम पे, आप ये बताइए कि हमारा जो सालाना बजट है भारत का वो 27.5 समथिंग लाख करोड़ के आसपास है, ऑलमोस्ट 28 लाख करोड़ के आसपास। आप जो सारी जो बजट की पूरा का पूरा सिस्टम है, जो कार्यप्रणाली है, वो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हर प्रोग्राम के लिए एक बजट एलोकेट किया जाता है। जो भारत की सरकार करती है वो पहले अपने मंत्रालयों में, जो तमाम मंत्रालय जो प्रधानमंत्री के अधीन चलते हैं उनके लिए होता है, फिर राज्यों में वो बजट जाता है, लगभग वो 60 करोड़ के आसपास पहुंचता है। आप बताइए मुझे कि वो पैसा कहां से निकाल के लाएंगे, किस मंत्रालय के बजट से कटौती करेंगे? सरकार कहां से करेंगे? 3 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों को दे देती है। ठीक, अरे आपकी सरकार उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए 3.5 लाख रुपए करोड़ दे देती है। हम इस पर हमने स्पेशल बहस की, इस पर हमने स्पेशल बात की थी। ठीक है सर, ठीक है। किसका इंतखाबी मंशूर अवाम, किसका देखिए सर, बिल्कुल वक्त नहीं है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कोई सरकार दुनिया में जानी जाती है, ठीक है, ये आवाम तय करेगी, ये आवाम तय करेगी, ये आवाम तय करेगी। 11 अप्रैल से आवाम ये तय करना शुरू कर देगी। भारत के सुदूर इलाकों में बिजली पहुंचाने का पिछले 70 साल में अगर किसी सरकार ने काम किया, ठीक है सर, बिल्कुल मेरे पास वक्त नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अतुल जी, आप तमाम लोगों का, अनुज जी, सैयद यासिर जिलानी साहब, अभिजीत जी, आप लोगों का, और अनिल जी, अजय कुमार जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हम और बात करते हैं, लेकिन इन अलग अलग मुद्दों पर हम काफी बहस करते रहते हैं, हर रोज इस पर डिबेट करते हैं, और जब तक इलेक्शन है ये चलता रहेगा। आवाम को तय करना, और 11 अप्रैल से वो ये तय करना शुरू भी कर देगी। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए कि किसका इंतखाबी मंशूर उन्हें भाता है, पसंद आता है, और किसमें क्या खामियां, ये आवाम पर फैसला छोड़ दिया जाना चाहिए। आप देखते रहिए जी सलाम।